गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज जो हमारी है COPD इसको डील करेंगे। इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसके हम डेफिनेशन को डील करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज is a chronic inflammatory lungs disease that causes obstructed airflow from the lungs. A group of lungs disease that blocks airflow and make it difficult to breathe. Symptoms include breathing difficulty, mucus secretion, cough, chest pain, wheezing, headache, cyanosis, and fever. Emphysema and chronic bronchitis are the टू मोस्ट कॉमन कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट COPD। तो आइए अब क्या कहता है कि COPD क्या है। COPD एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज है। इसमें क्या होता है कि लंग से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। जो COPD होती है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होती है। क्या कहता है कि COPD एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि लंग्स से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ये COPD होता कैसे कि जो COPD है ये ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज की वजह से होता है। ये कई सारी डिजीज जब होती हैं तो उससे मिलकर ये COPD जाके होता है। तो COPD ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज की वजह से होता है और एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है। इस कंडीशन में एयर फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, म्यूकस सीक्रेशन होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा मतलब सीने में दर्द होगा, खांसी आएगी और व्हीजिंग साउंड आएगा। जब सांस लेगा पर्सन तो म्यूकस की वजह से व्हीजिंग साउंड आएगा, एक जो घरघराहट की आवाज़ आने लगती है वो आएगी। पेशेंट को हेडेक होगा, सर दर्द होगा, साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड फीवर होगा पेशेंट को। और जो ये होती है ये इम्फाइसमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, इसमें ये दो डिजीज़ हैं ये मोस्ट कॉमन कंडीशन ऐसी होती हैं जो COPD को कॉज करती हैं। एक इम्फाइसमा और एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो ये दोनों हैं ये क्या करती है COPD को कॉज करती हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि COPD एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग्स डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि लंग से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और ये COPD होता कैसे कि ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज की वजह से होता है। इसमें एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है और जब एयर फ्लो ब्लॉक हो जाता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होगी, म्यूकस का सिक्रेशन होगा, खांसी आएगी, चेस्ट पेन होगा, व्हीजिंग साउंड आएगा, हेडेक होगा, स्किन का कलर ब्लू हो जाएगा एंड फीवर होगा। और ये दो मोस्ट कॉमन इसमें डिजीज़ हैं जो इसको कॉज करती हैं, एक है इम्फाइसमा और एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये दोनों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं COPD होने में। आइए अब इसके कॉजेज़ को देखते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को कॉज करता है। इम्फाइसमा अभी जैसे हमने पढ़ा, इम्फाइसमा से COPD होती है। सिगरेट स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है कोई पर्सन, उससे हो सकता है। अदर इरिटेंट्स जैसे डस्ट एंड फ्यूम्स की वजह से हो सकता है। अब आइए इसके रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। पीपल विथ अस्थमा हु स्मोक, अगर कोई पर्सन जो है अस्थमा का पेशेंट है और वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको COPD होने के भी चांसेस होते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट, फ्यूम्स एंड केमिकल्स, अगर कोई पर्सन ऐसी जगह पे काम करता है जैसे जहाँ पे केमिकल्स हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा कोई पर्सन आ रहा है तो उसको भी COPD होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एजिंग फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, एज की वजह से भी हो सकता है COPD। और जेनेटिक भी होता है कि जेनेटिक भी COPD हो सकता है। अब आइए इसके हम पैथोफिजियोलॉजी को डील करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स
इन्फेक्शन आर अदर रिस्क फैक्टर्स। जो COPD है ये किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इम्फाइजमा, सिगरेट स्मोकिंग या कोई फ्यूम्स, डस्ट या केमिकल्स के इन्हेलेशन से, एलर्जिक रिएक्शन, म्यूकोसल एडिमा की वजह से, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज है उसकी वजह से, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस, एयर पोल्यूटेंट, मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो उसमें हम लेंगे किसी एक को। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन अकर्स इन ब्रोंकियल ट्यूब्स। क्या होगा कि जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जनरेट होगी। इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, फिर जब इन्फ्लामेशन ब्रोंकियल ट्यूब में हो जाएगा तो म्यूकस का सिक्रेशन होने लगेगा। स्वेलिंग एंड एक्सेसिव म्यूकस ब्लॉक द ब्रोंकियल ट्यूब्स। इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग होगी एंड एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होगा। जब स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रेशन होगा, जिसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस फुलफिल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। और जिस कंडीशन को क्या कहेंगे, ये कंडीशन क्या बनेगी जाके, ब्रोंकाइटिस। इसमें पेशेंट क्या होगा, इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है वो पूरी ब्लॉक हो चुकी है, तो जिसकी वजह से उसको ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इफ़ इन्फ्लामेशन रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम्स, और ये जो है इन्फ्लामेशन रिमेन होगा लॉन्ग टाइम्स तक, इट में डिस्ट्रॉय द एल्वोलाई टिश्यू। और फिर क्या होगा कि जो एल्वोलाई में टिश्यू हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। एल्वोलाई जो होती है, एल्वोलार टिश्यू, वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। और क्या होगा, ये कंडीशन जाके क्या कॉज करेगी, इम्फाइस्मा। और इम्फाइस्मा कॉज होगा, और यहाँ पे क्रोनिक ये ब्रोंकाइटिस हो ही रही है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड ये इम्फाइस्मा दोनों मिलकर क्या करेंगे, COPD को कॉज करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्सेसिव स्वेलिंग हो रही है ब्रोंकियल ट्यूब्स में, तो ये जाके क्या बन रहा है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जनरेट हो रही है। और फिर जब ब्रोंकाइटिस की कंडीशन जनरेट होगी और उसके बाद में लॉन्ग टाइम्स तक जब ये इन्फ्लामेशन बना रहेगा, फिर एल्वोलाई की जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी और इम्फाइस्मा की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। इम्फाइस्मा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों मिलके क्या करेंगे, COPD को कॉज करेंगे। अब आइए क्या करते हैं, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हम डील करते हैं। तो पहला क्या करेंगे, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री को हम देखेंगे। जेनेटिक देखेंगे कि कोई जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डस्ट, फ्यूम्स, केमिकल्स के संपर्क में तो ज़्यादा पर्सन नहीं रह रहा है। और स्पायरोमेट्री करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और हम स्पूटम टेस्ट करेंगे। इसमें हम इतने सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। तो पहले हम गोल सेट करेंगे कि हम कैसे क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, पेशेंट को वेंटिलेशन को इम्प्रूव करेंगे। टू प्रमोट हेल्थ मेंटेनेंस, उसके हेल्थ के मेंटेनेंस को प्रमोट करेंगे। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट करेंगे। टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ ब्रोंकियल सीक्रेशन, जो ब्रोंकियल सीक्रेशन है उसको हम रिमूव करेंगे। अब मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, ये ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है कि ये ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स जो होता है ये ब्रोंकियल वॉल को डायलेट करने का वर्क करता है। और जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ब्रोंकोस्पाज्म एंड डिस्निया से हम रिलीफ मिलती है इससे, ब्रोंकोडायलेटर से। जब ब्रोंकियल मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी नहीं होती है पर्सन को। और ये हम ओरली या इंजेक्टेबल दोनों हम दे सकते हैं। तो पहले क्या है, ये एल्ब्यूटेरॉल, सॉल्ब्यूटामोल और फॉर्मोटेरॉल हम देंगे ब्रोंकोडायलेटर्स। और दूसरा क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स,
ये मेडिसिन जो होती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जो एयर वे में जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है तथा एडिमा होता है जो, उसको ये कम करती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, और ये वर्क क्या करती है कि जो एयर वे होते हैं उसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को ये क्या करती है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड एडिमा को ये कम करती है। इसमें हम चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे, हाइड्रोकॉर्टिजोन देंगे और प्रेडनिसोलोन देंगे, और हम बीटामेथाजोन भी दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम अब पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो बॉडी में O2 लेवल है उसको हम मेंटेन कर सकें, और हाइपोक्सीमिया जो ब्लड में O2 की कमी है उसको हम रिड्यूस कर सकें। इसके लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों देंगे, इसलिए देंगे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को हम रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे, एम्पिसिलिन देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन देंगे और इरिथ्रोमाइसिन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट फिजियोथेरेपी। पेशेंट को हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे ताकि पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के बारे में हम बताएंगे, ताकि जो एयरवेज है वो क्लियर हो सके, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी उसको हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ये एयरवेज को डायलेट करने का वर्क करती है, और इसमें हम चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे, इसमें क्या देंगे, आइप्रोट्रोपियम, ये चॉइस ऑफ ड्रग्स है, और एक क्या देंगे, ब्रोमाइड। इप्रोट्रोपियन ब्रोमाइड जो ड्रग्स है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, म्यूकोलिटिक ड्रग्स। म्यूकोलिटिक ड्रग्स हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ये मेडिसिन जो होती है वो स्पूटम को पतला करके इसे जो रिस्पिरेटरी जो एयरवेज हमारा होता है वहाँ से निकालने में हेल्प करती है। जो ये म्यूकोलिटिक ड्रग्स होती है ये म्यूकस को ढीला करती है और उसको बाहर निकालने में वर्क करती है, इसलिए हम म्यूकोलिटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। और हम इसमें पेशेंट को बताएंगे कि पेशेंट को एलर्जी से दूर रहने के लिए बोलेंगे, सलाह देंगे ताकि एलर्जी से ना हो। पेशेंट को स्मोकिंग करने से मना करेंगे कि वो स्मोकिंग ना करे, और पेशेंट को पर डे 2 से 2 to 3 लीटर लिक्विड लेने की एडवाइस देंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, असिस्ट द पेशेंट इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज द ब्रीथिंग पैटर्न। पेशेंट को हम सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे और असेस करेंगे पेशेंट्स को कि वो सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करे, ताकि ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको हम इंक्रीज कर सकें। इनकरेज द पेशेंट फॉर स्लो एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करेंगे, धीरे धीरे वो लंबी सांस ले, इसके लिए हम पेशेंट को बताएंगे। एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स टू फैसिलिटेट क्लियरेंस ऑफ रिटेन्ड सिक्रेशन एंड इंक्रीज इजी ब्रीथिंग। पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो उसके एयरवेज हैं वो क्लियर हो जाएं, और जो म्यूकस का सीक्रेशन है उसको हम रिटेंड कर सकें, सीक्रेशन को रिटेंड करेंगे जिसकी वजह से वो इजीली ब्रीथ कर सके। प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड एंड ड्रिंक दैट कैन प्रोवाइड्स एडिक्वेट कैलोरीज। पेशेंट को हम जो न्यूट्रिशन एंड फूड जो हम न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो ड्रिंक दे रहे हैं उसमें हम एडिक्वेट कैलोरीज को हम ऐड करेंगे। रेगुलर ऑप्टिमाइज द फ्लूइड इनटेक टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड लिक्विड सिक्रेशन फॉर इजी एक्सपेक्टोरेशन। पेशेंट के हम क्या करेंगे, रेगुलर ऑप्टिमाइज द फ्लूइड इनटेक को ऑप्टिमाइज करेंगे और उसके बैलेंस को, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे, और लिक्विफाई सिक्रेशन फॉर इजी एक्सपेक्टोरेशन
करेंगे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर स्मोकिंग, पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो स्मोकिंग ना करे। चेस्ट, पेशेंट को हम चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से क्या करेंगे, पोस्चरल ड्रेनेज इनएडिक्वेटेड पोस्चरल ड्रेनेज के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, निमोनिया हो सकती है, एटलेक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। और अगर आप किसी भी डिजीज़ पे अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस डिजीज़ पे हम ज़रूर बनाएंगे। और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।